नमस्कार साथियों, आज हम लोग रूसो के बारे में, रूसो का शैक्षिक दर्शन, इनका नारा क्या था और इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनका पूरा जीवन परिचय भी देख लेंगे, इनकी रचनाएं भी देख लेंगे हम लोग। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो रूसो का पूरा नाम क्या था, जीन जैक रूसो था इनका पूरा नाम। ये 1712 ईस्वी में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए और वहीं पे पले बड़े, बाद में ये फ्रांस चले गए। और इनके पिताजी जो थे बड़े, ये निर्धन परिवार से थे, घड़ी बनाने का काम करते थे। जब ये पैदा हुए तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी चाची के द्वारा होता है और चाची इनके प्रति ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण ये लापरवाह हो जाते हैं। पिताजी भी इनके ध्यान नहीं देते हैं और ये आवारागर्दी तरह घूमते रहते हैं और प्रकृतिवादी विचारधारा इनकी थी, क्योंकि ज़्यादा समय, बचपन का समय इनका प्रकृति में ही बीतता है। जब गार्जियन किसी भी बच्चे को आप देखें केयर नहीं करेगा तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, बाहर रहेगा, अधिक से अधिक घूमेगा फिरेगा, कब खाना है, कब नहाना है, कब पढ़ना है, लिखना है। इन्हें जब विद्यालय भेजा गया तो चूँकि ये प्रकृति में स्वतंत्र रहते थे, जैसे पिंजरे में रहता है जानवर और एक बाहर रहता है, तो जो बाहर रहता है वो पिंजरे में जाएगा तो उसको खराब लगेगा। तो जब इनको विद्यालय भेजा गया तो उनको कठोर अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना, वहाँ बंधन लगा और ये विद्यालय से भाग गए। तो विद्यालय से ये दूर चल थे और एक तरीके से विद्यालयी शिक्षा का भी ये विरोध करते हैं। पुस्तकी ज्ञान का आगे चल कर के जब इन्होंने अपनी थीसिस वगैरह लिखना शुरू की, अपनी बुकें कुछ लिखी, तो इसमें आता है कि विद्यालय शिक्षा का विरोध करते हैं, ये पाठ्य पुस्तक का विरोध करते हैं और ये व्यक्ति को ही मुख्य मानते हैं, समाज को मुख्य नहीं मानते हैं। और ये इनका नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो, रिटर्न टू नेचर। तो इस तरीके से आप मुख्य चीज़ें हैं। एमिल इनकी जो मुख्य पुस्तक थी उसमें इन्होंने शैक्षिक दर्शन के बारे में दिया था। नावल हेलो इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने माँ के कर्तव्यों के बारे में बताया था। क्योंकि इनकी माता नहीं थी तो बाद में समाज में इन्होंने कहा कि माँ जो है का कर्तव्य बच्चे के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। समाज और माँ और प्लस टीचर्स जो मार्गदर्शक की बात करते हैं, टीचर या गाइड एक सहायक मार्गदर्शक होता है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे उसे हम लोग देख लेंगे। तो इनका पूरा नाम पहले देख लेते हैं। पूरा नाम जीन जैक रूसो, जन्म 28 जून 1712, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, और 66 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो जाती है। और एक तरीके से 2 जून 1778 में ईस्वी में मृत्यु मात्र 66 वर्ष की आयु में ही। और ये प्रकृतिवादी, इनका दर्शन क्या था, दर्शन अगर पूछेगा प्रकृतिवादी, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। दर्शन इनका प्रकृतिवादी के थे और इन्होंने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो। और इनके पिताजी घड़ी साज का काम करते थे, इसको ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। माता की डेथ होने के बाद चाची के द्वारा इनका पालन पोषण होता है। अब हम लोग देख लेंगे कि इनकी जो विचार थे, मुख्य इनके विचार थे प्रकृति की ओर लौटो।
भाई ये प्रकृति को ही मेन मानते थे, प्रकृति में इनका ज़्यादा समय जाए और ये कहते थे प्रकृति ही स्वच्छ है, प्रकृति ही सत्य है। बाकी तो समाज जो है एक तरीके से, समाज तो हमें, जब हम समाज में जाते हैं तो झूठ बोलना शुरू करते हैं। समाज में अपने स्वार्थ के लिए गलत गलत उपाय, अपने स्वार्थ के लिए गलत साधनों का प्रयोग करते हैं, गलत उपाय ढूंढते हैं, अपने को अच्छा बनते हैं, प्रशंसा हमारी हो। तो प्रकृति ही सत्य है, प्रकृति ही स्वच्छ है और प्रकृति मानव का विकास। दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्रकृति में जो मानव का विकास होता है वो स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, सत्य होता है। इसलिए ये प्रकृति में रह कर के ही मानव का विकास की बात करते हैं। तो फिर समाज सभी बुराइयों की जड़ है। ये कहते हैं कि समाज जो है मुख्य नहीं है, मुख्य क्या है, व्यक्ति है। अगर व्यक्ति सही है तो उसका समाज भी सही होगा। इन्होंने कहा कि समाज में जब अच्छे बुरे और लोगों के साथ तालमेल होता है तो उसमें व्यक्ति जब जाता है समाज में तो वहाँ फिर अपने को अच्छा बनने की कोशिश में गलत हथियार अपनाता है, गलत तरीका अपनाता है। तो फिर निषेधात्मक शिक्षा की ये बात करते हैं। निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें व्यक्ति या बालक की रुचि, योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार जब हम उसको शिक्षा देंगे तो उसको निषेधात्मक शिक्षा कहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती थोपा जाए। कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाह रहा है, हम उसको कहेंगे नहीं तुम कॉमर्स पढ़ो, तुम आर्ट पढ़ो। कोई आर्ट पढ़ना चाह रहा है, अच्छा लेखक बनना चाह रहा है, हम उसको कहेंगे नहीं तुम डॉक्टर बनो। तो इस तरीके से नहीं, ये कह रहे हैं कि जो उसकी बच्चे की योग्यता हो, रुचि हो, उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका योगदान था, शिक्षा की जो उद्देश्य थे, शारीरिक शिक्षा पे ये बल देते हैं। इन्होंने कहा कि शारीरिक दुर्बलता ही सभी पाप की जननी है। ये प्रकृति में रह करके व्यक्ति का शारीरिक विकास बहुत ही जरूरी है। अगर उसका शारीरिक विकास है तो व्यक्ति सारी चैलेंज का सामना कर लेगा, सभी को फेस कर लेगा। स्वाभाविक शक्तियों का विकास, इन्होंने बताया कि जो मूलभूत शक्तियाँ हमारे अंदर हैं उसके द्वारा, अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, सबके अंदर वो शक्तियाँ हैं, शिक्षा के द्वारा उन शक्तियों का विकास हो, प्रकृति में हो। इंद्रिय प्रशिक्षण की बात ये करते हैं, जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और हाथ पैर, इनका विकास माने पूरे हाल बॉडी का विकास जो है ये वो अपने शिक्षा के द्वारा देना चाहते थे। भावात्मक विकास की भी बात करते, इमोशनल डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि व्यक्ति को यह भी होना चाहिए कि वो छोटे बड़े का भी अदब करे और अच्छे बुरे की पहचान हो, जो समाज के आदर्श हैं, समाज के कल्चर्स हैं, समाज की जो नैतिकता है उसका भी वो पालन करें। जीविकोपार्जन का विकास, इन्होंने कहा शिक्षा के द्वारा अगर बच्चे का जीविकोपार्जन नहीं हुआ तो वह शिक्षा फिर बेकार हो जाएगी। शिक्षा के द्वारा बच्चे का जीविकोपार्जन भी होना चाहिए, ऐसी स्किल उसके अंदर डेवलप हो कि वो उसके द्वारा हो अपना कमा खा सके, क्योंकि जब तक उसके पास मनी नहीं रहेगी तब तक वो सारी व्यवस्था नहीं कर पाएगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, व्यक्ति के अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना हो और तभी अच्छे समाज की स्थापना होगी, व्यक्ति तभी एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। प्रकृति प्रेम की स्थापना, मुख्य जो इनका है था प्रकृति के साथ प्रेम स्थापित करना, प्रकृति के साथ प्रेम, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके साथ प्रेम करना, क्योंकि भाई वो भी एक तरीके से नहीं बोल रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन यह नहीं कि उनको कोई नुकसान पहुंचाए, उनके साथ नुकसान ना हो। प्रकृति प्रेम करके ही बच्चे को, व्यक्ति को समाज में अपना मूल्य को स्थापित करना है। व्यक्ति गुणों का विकास, ये कहते हैं कि व्यक्ति ही मुख्य होता है और समाज जो है मुख्य नहीं है। जब तक व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता तब तक समाज का विकास नहीं होता। हम कहें कि पहले समाज का हम विकास कर लें, अब व्यक्ति के अंदर वो नैतिकता का आचरण हो ही ना तो समाज अच्छा नहीं होगा। पहले व्यक्ति के का विकास होगा, तो जब व्यक्ति के अच्छे हो जाएंगे तो सारे समाज अपने आप अच्छे हो जाएंगे। व्यवहारिक शिक्षा का विकास की बातें करते हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा है कि जो हम
पढ़ लिख रहे हैं तो उसका उसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में भी, ऐसा नहीं कि केवल विद्यालय में जो शिक्षा हमको दी जा रही है, जो हमको बताया जा रहा है, उस शिक्षा को जो है प्रयोग करें। ये उपदेशात्मक शिक्षा का भी विरोध करते हैं। उपदेशात्मक शिक्षा, यहाँ उपदेशात्मक शिक्षा का विरोध, उपदेशात्मक शिक्षा का विरोध। ये उपदेशात्मक मतलब ज़्यादा उपदेश की बात ये नहीं करते हैं, प्रकृति में रह करके स्वयं करके सीखने की बात करते हैं। फिर इनकी पाठ्यक्रम जो है, इनके शिक्षा के पाठ्यक्रम अवस्था के अनुसार इनके पाठ्यक्रम, इन्होंने भी जो है अवस्था जो 4 प्रकार की बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप पढ़े होंगे शैशवावस्था, इनका जो मत था, शैशवावस्था 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, बाल्यावस्था 5 से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है, किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर के 25 वर्ष तक ये बताते हैं। अब इसमें कभी कभी देखेंगे आप कि यहाँ से पूछता है कि इनकी जो शैशवावस्था में जो कौन सा ज्ञान देना चाहिए। शैशवावस्था में ये कहते हैं कि बच्चे के शारीरिक विकास का ज्ञान हो, बच्चा के हिष्ट पुष्ट हो, बच्चे के सारे अंग का शारीरिक विकास की बातें करते हैं 0 से लेकर के 5 वर्ष। फिर उसके बाद जब बाल्यावस्था आती है जो 5 से लेकर के 12 वर्ष, इसमें कहते हैं कि बच्चों के इंद्रियों का विकास हो, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इंद्रियां को प्रशिक्षण दिया जाए, क्या उनकी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा अच्छे से सुन सके, बच्चा अच्छे से बोल सके, अच्छे से स्वाद ले सके, अब उनके हाथ पैर हों, चल सके, लिख सके, है ना, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में विद्यालय जाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद ये कहते हैं जो किशोरावस्था, जो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था में का बौद्धिक विकास की बातें करते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पे जाएगा 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था, तो बच्चा एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन क्रॉस करके आगे जाएगा, और तो वहाँ बच्चे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मतलब कि व्यवहारिक गणित भी पढ़ाई जाएगी, सैद्धांतिक गणित भी पढ़ाया जाएगी, विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, साहित्य भी पढ़ाया जाएगा, समाज भी, यानी सारे बौद्धिक विकास उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाए। ये तीनों जो थी शैशव, बाल्य, किशोरावस्था को निषेधात्मक शिक्षा में कहते हैं। और उसके बाद एक जो प्रौढ़ावस्था आती है उसको ये निर्देशात्मक शिक्षा में कहते हैं। निर्देशात्मक शिक्षा मतलब कि वहाँ बच्चा 18 से लेकर के 25 वर्ष तक की जो अवस्था होगी उसमें बच्चे को निर्देश दिया जाएगा किस फील्ड में जा कर के बच्चे अपने एक तरीके गृहस्थ जीवन में जा कर के अपना जो जीवन बिताएगा, तो उसको निर्देशात्मक शिक्षा की बात वहाँ करते हैं। शिक्षण विधि, ये शिक्षण विधि जो इनकी होती है, ये कहते हैं प्रकृति में बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखे, बच्चे को कोई बंधन ना हो, पाठ्यक्रम जो हो बच्चे के अनुरूप हो, और पुस्तकीय ज्ञान का ये विरोध करते हैं, पाठ्यक्रम का विरोध करते हैं। शिक्षण विधियाँ करके सीखने पे बात करते हैं, अधिक से अधिक बच्चों को भ्रमण कराया जाए, प्रकृति में ही एक तरीके से करके सीखना। और शिक्षक इनके लिए जो होते हैं, इनकी शैक्षिक दर्शन में मार्गदर्शक के रूप में, सहायक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, बच्चा जो कर रहा है शिक्षक उसको देखे और बस उसको एक सपोर्ट दे, एक मार्गदर्शन दे, एक बताए कि हाँ यहाँ गलत है तो ऐसा नहीं है, यहाँ सही करना है। उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर न डाले बच्चे को। शिक्षार्थी एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा की बात ये करते हैं, बच्चे को मुख्य मानते हैं, बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देख करके बच्चे को शिक्षा देनी है। अनुशासन, आत्म अनुशासन की बात करते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार का ऐसा अनुशासन ना दे कि बच्चा विद्यालय से भागने लगे, बच्चा फ्री रहे। और आत्म अनुशासन के बच्चे को इतना ज्ञान करा दिया जाए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा बौद्धिक विकास होगा, ज्ञानात्मक विकास होगा, समाज में हमारी वैल्यू होगी। स्त्री शिक्षा की बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा को भी बहुत ज़रूरी है, और स्त्री शिक्षा पे ये कहते हैं कि जो स्त्रियां की शिक्षा है उसके लिए कढ़ाई, बुनाई, हस्तकला और जो पारंपरिक
चीज़ें चली आ रही हैं कि घर में खाना बनाना है उनको और घर के काम करना है, तो कहीं न कहीं इनके स्त्री शिक्षा में जो है रूढ़िवादिता का भी रूढ़िवादी शिक्षा का भी समावेश दिखाई देता है। रूढ़िवादी शिक्षा, ये जो पुरानी शिक्षा चली आ रही है कि लड़कियों को क्या कढ़ाई सिलाई बुनाई करना है और घर का काम करना है, इस पे ये जोर देते हैं, इसलिए स्त्री शिक्षा इनकी ये थी। और इनके कुछ रचनाएं हैं, कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली है द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान की प्रकृति, ये इनकी पहली पुस्तक थी। उसके बाद इनकी एक निबंध लिखे थे जिसपे इनको अवार्ड भी मिला था, और ये सोशल इक्वलिटी नाम से ये निबंध था इनका। तीसरे इनका था नॉवेल हेलोस, नॉवेल हेलोस इनकी एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने समाज में माँ के कर्तव्य की बातें करते हैं नॉवेल हेलोस में। और एमिले कहीं कहीं एमिल लिखा रहेगा, कहीं कहीं एमिले लिखा रहेगा। इनकी पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये आपकी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये। तो ये इसमें शैक्षिक विचारधारा अवस्था के अनुसार बच्चे को किस अवस्था में कौन सी शिक्षा दी जाए, इस पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ये किसकी पुस्तक है एमिल, तो रूसो की पुस्तक है। और प्रकृति और दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रकृति की ओर लौटो किसने नारा दिया था, रूसो ने दिया था। पुस्तकीय ज्ञान पाठ्यक्रम का किसने विरोध किया था, रूसो ने किया था। प्रकृतिवादी कौन थे, रूसो थे। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।